और आप इस समय नासा में भी समय तक अपनी सेवाएं देते रहते हैं। स्वागत की क्रम के अनंतर हमारे संस्कृति विभाग प्रभारी डॉक्टर सत्यकाम सर से निवेदन करूँगा कि वो आए और संगोष्ठी का प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। डॉक्टर सत्यकाम शर्मा सर से निवेदन करूँगा कि वो आए और संगोष्ठी का प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। आपका मंच पर विराजमान आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री ओम प्रकाश जी पांडे, साइंटिस्ट, श्री डॉक्टर रविंद्र कुमार जी गुप्ता, प्राचार्य पीजीडीएवी कॉलेज, डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा, कॉलेज के बरसर और हिंदी विभाग के वरिष्ठ प्राध्यापक हैं और वर्तमान में इस सत्र के संचालक योगेश शर्मा। बंधुओं, पिछली बार हमारा एक कार्यक्रम हुआ था राष्ट्रीय गोष्ठी का। उस गोष्ठी को सफल देख करके उस श्रम से हमारा उत्साह बना और अंतिम दिन मैंने संकल्प किया कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी भी हम करेंगे। और वो संगोष्ठी की जैसे ही घोषणा की तो प्राचार्य जी ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, मैं समर्थन करता हूँ। इन्होंने समर्थन दिया, इनके नाम से भी ताली बजाई। प्राचार्य जी के सहयोग से और योगेश जी को साथ लेकर के वो संकल्प पूरा करने के लिए हम आगे बढ़े। आप जानते हैं गोष्ठियों में कितनी परेशानियाँ आती हैं, धन का भी अभाव होता है, कार्यकर्ताओं का भी अभाव होता है, बच्चों की पढ़ाई भी देखनी है, शिक्षकों ने पढ़ाना भी होता है। सारी बातों को देखते हुए, संघर्ष करते हुए हमने उस मंजिल को पा लिया। आखिर 2 महीने तक मेहनत करते हुए, सबसे संपर्क करते हुए कि गोष्ठी को करना है और करने की पूरी योजना बनाई गई और सारा सामान तैयार करके, आप जानते हैं बहुत सारे मेहनत के काम होते हैं, धन का अभाव सबसे बड़ी समस्या होती है। तो वो सारे के सारे कार्य को संपन्न करते हुए अब गोष्ठी यहाँ तक पहुँच गई है, समापन सत्र तक पहुँच गई है, जिसमें हमारे पांडे जी का आशीर्वाद आप सबको मिलेगा। तो ये सब बिना सहयोग के ये सब काम संभव नहीं है। मैं आपसे प्रतिवेदन के रूप में कहना चाहता हूं कि जो पुस्तक आपके सामने है, प्रकाशित हुई है, इसमें भी मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि योगेश जी का भी काम था, पीएचडी सबमिट करनी थी। तो अब जितने लेख आते हैं वो ऐसे तो है नहीं कि ऐसे कैसे दे दिए जाएं, प्रूफ रीडिंग है और दूसरे काम हैं, वो सारे के सारे काम करने के लिए टीम बनाई गई, एक समिति बनाई हमने। और समिति बनाने के बाद हमारे पास बहुत सारे लेख आए थे इसमें। मैं उन सब का आपके सामने प्रतिवेदन में ही जिक्र करना चाहता हूं, क्योंकि जिसने एक बार भी मेहनत करके मेरे पास कोई लेख भेजा है वो उसकी कम तपस्या नहीं है, बहुत बड़ी तपस्या है। कितनी सारी किताबें देखी होंगी, कितने सारे और बहुत सारे संदर्भ ग्रंथ देखे होंगे, और उसके बाद लिख करके किसी ने रात को, किसी ने दिन में, और वो श्रम करके मेरे पास भेजा, अथवा कॉलेज के पास भेजा या किसी के पास भी भेजा, और वो हमें प्राप्त हुआ, एक बहुत बड़ी साधना थी। तो उन सब का मैं अभिनंदन करता हूँ, सम्मान करता हूँ। ठीक है, किसी का लेख छप पाया, किसी का नहीं छप पाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका श्रम व्यर्थ में गया। हमारी कुछ प्रतिबद्धताएं थी, हमारी कुछ व्यवस्थाएं थी समिति की, कुछ हमने उन नियमों के अंतर्गत उन सब लेखों को प्रकाशित नहीं किया जो मेरे पास आए। जो प्रकाशित हुए वो बधाई के पात्र हैं, और जिनका नहीं हो पाए वो प्रतीक्षा में हैं। जब भी अवसर आएगा उनका सम्मान होगा। तो पूरे के पूरे कार्यक्रम में संपूर्ण पंजीकरण की संख्या 204 रही है। 204 लोगों ने पंजीकरण करवाया। उसमें त्रुटिपूर्ण पंजीकरण जो था वो 34 लोगों का था।
34 लोग ऐसे थे, किसी ने 2 बार करा दिया, किसी ने गलत ढंग से कराया। और सही पंजीकरण की संख्या 166 थी। और कुल पत्र प्राप्त हुए मेरे पास, शोध पत्र, वो 78 थे। 78 में से हमने 65 को स्वीकार किया हमारी समिति ने, मेरा मतलब हमारी समिति ने। उसमें प्रकाशित लेख इसमें 31 हैं जो आपके सामने हैं पुस्तक के रूप में, और वो बधाई के पात्र हैं जिनका श्रम आज सफल हुआ और आपके हाथों में आया वो श्रम। हो सकता है कोई छोटी मोटी त्रुटि भी रही हो इस पुस्तक में, वो तो क्षम्य है ही, मैंने इसमें क्षमा यात्रा कर ली है। और केवल जिनका पत्र वाचन हुआ है, जिनका आलेख छपा नहीं है, उनकी संख्या 34 है। तो इस प्रकार से सारा विवरण मैंने अपने पास रखा हुआ है, और इसमें मैंने पूरा प्रयास किया है कि मेरी समिति और मेरे प्राचार्य महोदय सब ने मिलकर के प्रयास किया है कि पारदर्शिता होनी चाहिए। प्रायः लोग इसमें अव्यवस्थाएं रखते हैं कि बना दिया, प्रमाण पत्रों की संख्या बढ़ा दी, जो आता गया बांटते गए। पंजीरी नहीं है, ये संपदा है, हमारी सम्मान है इसके अंदर। तो जो आए यहाँ पर, जिन्होंने अपना तप किया, बोला, सुनाया, समझाया, सिखाया, हमारे छात्रों को, हमें भी बहुत कुछ नई जानकारियाँ मिली, तो वो सब यहाँ पर बधाई के पात्र हैं। उनके लिए हम शुभकामनाएं करते हैं। और जो कुछ गतिविधियाँ इसमें रही हैं, उसमें हमारी एक बहुत बड़ी टीम रही है। हमारे छात्र भी हैं, लगभग 30-35 छात्र जो हो हमारे साथ खड़े रहे। हमारे कार्यकर्ताओं में हमारे शिक्षक हमारे साथ खड़े रहे। संगोष्ठी का संपन्न होना इतना आसान नहीं होता, बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं, तो वो सब इस कार्यक्रम में बधाई के पात्र हैं। तो प्रतिवेदन का यही स्वरूप था। बंधुओं, जितने वक्ता आए मेरे पास, उन वक्ताओं का भी थोड़ा सा संक्षेप में मैं आपको जानकारी दे दूँ, क्योंकि समापन सत्र है, इनकी जानकारी नहीं हो तो फिर आगे आपके लिए फिर आपके मन में जिज्ञासा होगी कि कौन कौन लोग आए थे वहाँ, कैसे कैसे बोले थे। तो यहाँ पर सबसे पहला सत्र हमारा उद्घाटन सत्र हुआ था, जिसको आप में से बहुत से लोग देख नहीं पाए। उद्घाटन सत्र में प्रोफेसर महावीर अग्रवाल जी, आप जानते होंगे, वो प्रो वाइस चांसलर हैं आजकल पतंजलि विश्वविद्यालय में। बड़े सादगी से वो आए यहाँ पर, उन्होंने अपने विचार रखे थे। प्रोफेसर रमेश चंद्र भारद्वाज जी विभागाध्यक्ष रहे हैं पहले, वो यहाँ पर पहुँचे थे। हमारे प्राचार्य जी विद्यमान थे उसमें, और मैं भी आप सबके समक्ष था। हमारे डॉक्टर सुरेश शर्मा जी थे और योगेश जी उसका संचालन कर रहे थे। ये प्रथम सत्र के सारे हमारे मुख्य वक्ता और संचालक थे। उसके बाद ये उद्घाटन सत्र था हमारा। उसके बाद प्रथम सत्र ये था, देखिए, जिसका मैंने नाम लिया है, वो उद्घाटन सत्र था। और इसके बाद प्रथम सत्र में डॉक्टर शशि तिवारी जी आई थी, डॉक्टर अन्नपूर्णा जी थी, आचार्य सनत कुमार जो बहुत बड़े यज्ञ के वैज्ञानिक हैं, बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने अपनी बातें कही थी। और सभी विदुषियों ने, डॉक्टर शशि जी ने भी और अन्नपूर्णा जी ने भी सुंदर ढंग से अपने वक्तव्य प्रस्तुत किए थे और व्यवस्था को बनाया था। इसके बाद द्वितीय सत्र में डॉक्टर सुभाष चंद्र जी, जो कंप्यूटर में संस्कृत की प्रासंगिकता के नाम से सत्र था हमारा, इसमें सुभाष जी थे और डॉक्टर राजेश कुमार इसके संचालक थे। इसी प्रकार से तृतीय सत्र हमारा प्रारंभ हुआ। तृतीय सत्र में डॉक्टर मीरा द्विवेदी जी थी विश्वविद्यालय से, डॉक्टर दयाशंकर तिवारी थे और सुश्री श्रुति शर्मा ने इसका संचालन किया था। और उसके बाद आज का जो सत्र हुआ आपके समक्ष, प्रातःकालीन सत्र, इस सत्र में तृतीय सत्र के बाद चतुर्थ सत्र हुआ। आज के सत्र में
चौथा सत्र हमारा संक्षिप्त था। चतुर्थ सत्र में चौथा सत्र आज का ही है। इसमें श्री वत्स जी हैं जो हमारे सामने समक्ष विद्यमान हैं, जो आज के अध्यक्ष रहे हैं, और डॉक्टर रेखा व्यास जी जिनका वक्तव्य आपने सुना है, डॉक्टर हरीश अरोड़ा जो बड़े कुशल हमारे संचालक रहे हैं। आप सब ने इसको संभाला है। वक्ता के रूप में डॉक्टर विजय गर्ग थे जो हमारे सामने विद्यमान है वर्तमान में, डॉक्टर रवि प्रभात जी महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से, और इसके मुख्य जो वक्ता थे जिन्होंने पत्र वाचन किया है उनमें से डॉक्टर मैना निवारण का नाम है, अखिलेश जी का नाम है। ये सब यहाँ के आज के वाचन करने वालों में से। अब जो आगे का सत्र चल रहा है उसके अध्यक्ष आपके सामने बैठे हैं, पांडे जी हैं, श्री ओम प्रकाश जी, और मंगलाचरण आपने मुनिराज जी पाठक जी ने किया है, और हमारे बीच में प्राचार्य जी विद्यमान है, सुरेश जी हैं, और संचालन इसका योगेश जी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इन सत्रों का संक्षिप्त परिचय मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। कुछ नाम आगे पीछे हो गए थे, तो चारों सत्रों में इस प्रकार की गतिविधियाँ रही। ये मेरा संक्षिप्त प्रतिवेदन है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। हेलो, धन्यवाद सर। आपने बड़ा ही अच्छा और सुंदर प्रस्तुतिकरण बताया कि हमने किस प्रकार से कल और आज हमने पूरा सत्र चलाया है। सभी पत्रों में जो भी बातें हुई हैं सब आपने बताई हैं। मैं इस समय अभी हमारे समक्ष उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे सर, जो कि हमारे कॉलेज में लगभग 2-3 बार आ चुके हैं सर, और सभी छात्रों की ये इच्छा होती है कि सर को वापस से सुने, एक बार और सुने, यानी कि वंस मोर होता है ना, ऐसा सर के साथ में होता है। तो हमारा आज के बाद में वापस से एक बार और वंस मोर रहेगा। कुछ छात्र कह रहे हैं कि अभी यहाँ तो ज़्यादा हो नहीं पा रहा है, वहाँ कॉलेज में भी करेंगे। तो मैं बस सर को आमंत्रित करता हूँ, उनके वचन हम सुने और हम सभी लाभान्वित हों। पांडे सर। शुक्ताराय अस्मान् विश्वानि देवनानि विद्वान् विदुस्मजुरान् मेनो भूयिष्ठां ते नमः उक्तिविधे। इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के अंतिम सत्र के अध्यक्ष प्राचार्य श्री रविंद्र कुमार गुप्त जी, सत्यकाम शर्मा जी, सुरेश शर्मा जी, और जो संचालक हैं योगेश कुमार जी, हमारे सामने बैठे हुए श्री वत्स जी, विजय गर्ग जी, ठीक है, हरीश जी, और उपस्थित सभी छात्रों, फैकल्टी मेंबर्स। ये सत्र जो है बहुत सारे विषयों पर यहाँ पर चर्चा हुई, और इसमें जो मुझे बताया गया कि आधुनिक शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में वेदों की क्या अवधारणा और क्या संगति हो सकती है, राष्ट्र की बात की गई है, पर्यावरण की शायद चर्चा भी हुई है। तो ये सारी चर्चाएं यहाँ पर हुई, और मेरा सौभाग्य था कि मैं कुछ पहले आ गया था, तो यहाँ पर राष्ट्र की जो चर्चा हो रही थी उसको मैं सुन रहा था, और वत्स जी का एकदम स्पष्ट जो इनका एक ओजस्वी तेजस्वी जो भाषण था उसको भी मैंने सुना। देखिए, हम सब बहुत बात करते हैं, आप लोग सब यहाँ पर शिक्षा से जुड़े हुए हैं और आप लोग भी छात्र हैं। शिक्षा पर बहुत कार्य किया जा रहा है, और हम लोग
निरंतर प्रयासशील हैं कि शिक्षा पर कुछ अच्छा कार्य हो। बहुत बाध्यताएं रही और हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हों, जिस प्रकार की मैंने बहुत दिन पहले इनको बताया था कि यूजीसी को हम समाप्त करने जा रहे हैं और वो हो गया। उसी तरह से एपीआई सिस्टम को मैंने ख़त्म करने का प्रयास किया और उसमें भी सफलता कुछ हद तक मिली है और एजुकेशन पॉलिसी जब अभी आ जाएगी तो उसमें पूरी सफलता मिल जाएगी। दूसरी बात है कि कॉलेज के जो अध्यापक थे उनको प्रोफेसर ग्रेड नहीं मिलता था, वो हमने कर दिया है, उस पर आदेश हो गया। तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हम करने का प्रयास कर रहे हैं। समस्या ये है कि सब जो जितनी समस्या जितने और एजुकेशन पॉलिसी भी आपकी अभी आने वाली है और शायद निकट भविष्य में अगर आपको ये लगे कि आपका एचआरडी मिनिस्ट्री शिक्षा मंत्रालय हो गया तो वो भी कोई आश्चर्य नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग कर रहे हैं, करने का प्रयास कर रहे हैं। और उसमें एक चीज़ जरूर बता दूं, मैं पिछली बार भी जब आया था तो आपसे कहा था कि हमने ये देखा कि आचार्य जो है या जो प्रोफेसर है या जो फैकल्टी है वो लगभग अपने आप को कर्मचारी समझता है, वो शिक्षा कर्मी समझता है और उसका जो ये भाव जो है ये उसकी गलती नहीं है। पिछले 70 वर्षों में या उससे भी पहले जिस तरह से हमने उसको एम्प्लॉय किया, कभी उससे जनगणना कराते रहे, कभी उससे चुनाव कराते रहे, कभी उससे पोलियो का टीका लगवाते रहे, तो लगभग वो समझता है कि मैं शिक्षक नहीं हूं, मैं तो कर्मचारी हूं। तो वो आचार्य के जो गुण हैं उससे वो दूर हट गया। तो उसको वापस आचार्यत्व कैसे आए, ये बड़ा विकट विषय है। क्योंकि चाहे कितना भी बीएड एमएड करा लीजिए, शिक्षक को शिक्षित करना एक बहुत कठिन चैलेंजेबल विषय है। तो इस पर हमने ये विचार किया और ये आप लोगों के लिए है कि इस पर हमने विचार किया कि शिक्षकों के अंदर वो शिक्षक भाव कैसे आए। तो हमने अपनी पॉलिसी में हम लोगों ने रखा उस चीज़ को और ये रखा कि शिक्षक जब भी कभी किसी अधिकारी के सामने उपस्थित होगा तो वो अधिकारी उठकर उसको नमस्कार करेगा, उसको बाकायदे चाय पिलाएगा, उसकी बात सुनेगा और उसको वापस गेट तक छोड़ने जाएगा, चाहे वो प्राइमरी का टीचर हो या यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर। और इसकी घोषणा माननीय प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ में कर भी दी आज से 15-20 दिन पहले। दूसरी ये की है कि शिक्षक सरकारी जब ड्यूटी पर जाता है तो उस समय वो ठीक है, उसका सारा रिपेमेंट हो जाता है, लेकिन जब वो किसी अपने व्यक्तिगत टूर पर वो जाएगा, जैसे घर जाना है या किसी रिश्तेदार से मिलने या कहीं भी जाना है, तो उस समय शिक्षक चाहे वो सेवानिवृत्त है, और ये सत्यकाम जी के लिए बहुत लागू होता है, चाहे वो सेवानिवृत्त है या वो सेवा में है, अगर वो हवाई जहाज से जाएगा और एयर इंडिया से जाएगा तो उसको सीनियर सिटीजन की फैसिलिटी मिलेगी और साथ में वो रेल बस किससे भी जाएगा तो उसको उस तरह की सुविधा मिलेगी, माने उसको कंसेशन मिलेगा। ये व्यवस्था सरकार इस पर आदेश करने जा रही, ये तय हो गया। हम चाहते हैं कि आपके अंदर वो आचार्यत्व आए, कम से कम किसी तरह से आप समझें कि हमें ये मिल रहा है इसलिए कि मैं शिक्षक, क्योंकि आप अपने आप को कर्मचारी समझ लिया। ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे हैं इसमें। देखिए, शिक्षा का जो वास्तविक लक्ष्य है वो जीवन की अखंड प्रक्रिया को समझने, और ये कहीं न कहीं हम भटक गए। चाहे आप राष्ट्र की जो बात कर रहे थे, राष्ट्र और राज्य दो अलग वस्तु। राष्ट्र वो है जब बहुत अनंत काल से जब कुछ लोग एक भौगोलिक प्रखंड में जब रहने लगते हैं
और उनके अंदर आपसी सद्भाव आने के बाद जो आदर्श और जो आचार व्यवहार उनके अंदर होने लगता है, तब उनकी जो वो स्थली है जहाँ पर वो रह रहे हैं उसे भाव स्थली, उनकी जो भाव स्थली है उसे राष्ट्र कहा जाता है। और उस राष्ट्र को चलाने के लिए राज्य की व्यवस्थाएं की गई, जिसमें राजा का अपॉइंटमेंट और ये सारी चीजें, ये राष्ट्र नहीं है, ये राज्य की व्यवस्था है, जिसमें शत्रुओं से निपटना और बहुत सारी चीजें करना, ये सारी व्यवस्था। और मैं इस बात को बहुत गंभीरता से कहता हूं, और ये तुम लोगों को समझना चाहिए। हमने तो अपना जीवन बर्बाद कर दिया, ये आने वाली पीढ़ी के लिए है और आप लोग जो युवा हैं उनके लिए, कि हम लोग, एक बहुत गंभीर विषय है जो मैं बात करना चाह रहा हूं, क्योंकि बाकी बात आप लोगों ने कर ली हो, उसका कोई अब रिपीट करने का कोई मतलब नहीं। हम लोग ये करते हैं कि जब स्वतंत्रता मिली तो उस समय जब हमारी पीढ़ी थी, जब स्वतंत्रता मिली तो हम लोग कुछ ईस्ट टू हो गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के शासन से, इसलिए हमारे अंदर पेशेंस था, हम लंबे समय तक इंतजार करते रहे। लेकिन बाद वाली पीढ़ी ने उतना इंतजार नहीं किया और 77 में उसका रंग दिखने लग गया और 77 में सरकार परिवर्तन होने लग गई। उसके बाद ये लगा कि अब ये सरकार नहीं ठीक कर रही है, 2 साल बाद, 2.5 साल बाद या तो अपने से टूट जाते थे, उसकी बात नहीं है। 5 वर्षों के बाद हम सरकारों की परिवर्तन करते रहे। हमारे समय में थोड़ा पेशेंस था, अब पेशेंस नहीं, और हम इसी चक्रव्यूह में उलझ के रह गए कि ये राजनीतिक सत्ता में जो भी आता है उससे हमें वितृष्णा हो जाती है, और फिर हम सोचते हैं जो पहले था वो भी सत्ता में ही था, उसको भी हमने हटाया ही था, लेकिन फिर हम सोचते हैं कि चलो वो आ जाएगा। तो एक मृग मरीचिका वाला खेल चल रहा है। इसके पीछे मूल कारण क्या है वो हम नहीं समझते हैं और हम राजनीतिक चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। वो मूल कारण ये है जो मैंने परसों भी कहा था, भाई साहब बैठे हुए हैं। मूल कारण ये है कि राज्य की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, आप यहाँ वेद की बहुत सारी बात कर दी और मैं भी बहुत सारी बात कर सकता हूँ, लेकिन मैंने नहीं किया जानबूझ। बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत सारी चीजें, हमारी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो सारी की सारी व्यवस्थाएं हमारी नहीं है। हम एक स्वतंत्र राष्ट्र में विदेशी व्यवस्थाओं के अंतर्गत रहते हैं। हमारा संविधान हमारा नहीं, इंडिया एक्ट 1935 की कॉपी है। हमारा कानून हमारा नहीं है, सारे कानून 1860 के बने हुए हैं, चाहे इंडियन पेनल कोड हो, चाहे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हो, चाहे एविडेंस एक्ट हो, सारे उन 1860 के। हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था हो, हमारी नहीं। हमारे पास कलेक्टर है जिले में। अंग्रेजों के जमाने में जो किसानों से टैक्स वसूलता था उसको कलेक्टर कहा जाता, कलेक्ट करता था, इसलिए वो कलेक्टर था। वो वहां बैठा हुआ है और 4-5 कलेक्टरों से टैक्स वसूल कर अपना कमीशन काट के ऊपर जो वाइसराय को भेजता था उसको हम कमिश्नर कहते हैं। वो आज भी हमारे यहाँ गांव में भी पंचायत सेक्रेटरी तक की व्यवस्था हमारी अपनी व्यवस्था नहीं। और आपको मालूम होना चाहिए कि जो ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ जो व्यवस्था दी थी वो आईपीएस और आईएएस की व्यवस्था इंग्लैंड में भी नहीं है, विश्व में कहीं भी नहीं है। विश्व में कहीं ये व्यवस्था नहीं है कि 35 वर्ष की नौकरी आप सरकार की करेंगे चाहे अकर्मण्य रहे और आपको हटाया नहीं जाए। वहां 5 साल की सरकार होती है, 4 साल की सरकार होती है और अपॉइंटमेंट भी 4 साल के लिए होते हैं, उसके बाद रिजेक्ट कर दिए जाते हैं और कभी भी हटाया जा सकता है। वहां ये नहीं है कि एक अधिकारी अगर हट गया तो सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा
और सरकार पर आरोप लगाएगा कि मैं ये फाइल डील कर रहा था इसलिए हटा दिया गया। ये नहीं है व्यवस्था। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो है हमारी पश्चिमी व्यवस्था, और फिर हम राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। राष्ट्रवाद तो मन में रहता है, लेकिन हमारी शिक्षा व्यवस्था भी विदेशी है, और इस विदेशी शिक्षा व्यवस्था की वजह से हमारे जो बच्चे हैं, हम इनसे अपेक्षा करते हैं कि ये भारतीय हो जाएं, और हम इनको पढ़ा रहे हैं अंग्रेजी व्यवस्था, हम इनको पश्चिम पढ़ा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि ये विदेशी हो जाएं। कैसे होंगे? किसी तरह से नहीं हो सकते। पहले हमें वो व्यवस्था करने पड़ेगी कि भारतीय तंत्र क्या था, भारतीय दंड विधान क्या था। भारतीय दंड विधान में किसी बिचौलिए की व्यवस्था नहीं थी। आज हर जगह देखिएगा तो काला कोट पहनकर बिचौलिया खड़ा है। तो हमें देखना पड़ेगा, हमारे दंड विधान में यह व्यवस्था नहीं थी कि तारीखें पड़ेगी। आज तारीख पड़ती है और कहा जाता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। क्या उल्टी बातें हैं। और मैं तो सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों के सामने जब मुझे बुलाया गया बोलने के लिए, तो मैं कहा लॉ पर तो मैं क्या बोलूंगा, मैं तो एक साइंटिस्ट हूं, व्हाट आई कैन से अबाउट लॉ। नहीं सर आपको बोलना। तो मैं कहा मुझे जेल भिजवाने के चक्कर में हो आप लोग। और मैंने 6 सुप्रीम कोर्ट जजेस के सामने इलाहाबाद हाई कोर्ट का 150 ईयर्स सेलिब्रेशन हुआ था लास्ट ईयर, 2 साल पहले, और उसमें मैंने कहा कि हमारे माननीय न्यायाधीश बैठे हुए हैं और इनसे हम न्याय की अपेक्षा करते हैं, लेकिन यहाँ बैठे हुए पब्लिक को मैं बताना चाहता हूँ कि ये केवल जजमेंट देते हैं, कभी न्याय नहीं करते। और उस समय धर्माधिकारी जो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज थे वो उठ के आए और उन्होंने कहा कि आपके साहस को मैं प्रणाम करता हूं कि आपने ये नहीं देखा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यहां हो सकता है और आपने बोल दिया। तो सच बात करने में मैं हिचकता नहीं। सवाल ये है कि ऐसी व्यवस्था है, इस पर गहराई से सोचना। ऐसी व्यवस्था है जिस व्यवस्था के लिए कभी कहा जाता था कि राम राज्य होना चाहिए। अगर उस राम राज्य के उस राजा को, उस राम को अगर आप लाके आज प्रधानमंत्री बना दे, तो 1 साल के बाद उससे आपको वितृष्णा हो जाएगी, क्योंकि सरकार कानून के आधार पर चलती है और कानून हमारा नहीं है, इसलिए राम भी आपको विदेशी लगने लगेगा। हम शिकायत जरूर करते हैं, लेकिन शिकायत के मूल में नहीं जाते। और ये जनता राजनीति के उपक्रम में, राजनीति के चक्रव्यूह में फंसी रहती है। इसको नहीं तो उसको चुने, उसको नहीं तो उसको चुने, इसमें हम उलझे रहते हैं। हम मूल बीमारी पर नहीं जा रहे। जिस दिन आप मूल बीमारी पर चले जाएंगे उस दिन राष्ट्र खड़ा हो जाए। आप ग्राम पंचायत का जो सदस्य जब बनता है आदमी, तो ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के पहले रिटर्निंग अफसर के सामने उसे शपथ लेना पड़ता है कि मैं इस संविधान का अनुपालन करूंगा। जीते हारे बात की बात, वो चुनाव में प्रत्याशी नहीं हो सकता, और यही स्थिति एमपी और एमएलए की होती है। तो क्या आप अपेक्षा करते हैं कि संविधान में जो खामियां हैं वो चुना हुआ प्रतिनिधि बदल सकता है? क्योंकि जैसे ही वो बदलने जाएगा उसकी सदस्यता खारिज हो जाएगी। इतना बांध कर आपको रखा गया, इस बात को समझते नहीं हम लोग, बात करते हैं। आप ये देखिए, हमारी जो सबसे बड़ी जो व्यवस्था थी, बहुत गहराई से देखना बच्चों, हमारी जो सबसे बड़ी व्यवस्था थी वो हमारा परिवार तंत्र था। हम परिवार तंत्र हमारा इतना मजबूत था जिसको कोई तोड़ नहीं पाया। जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर था। अहम वयम सर्वम की हम बात करते थे। अहम का मतलब मैं, वयम का मतलब कुटुंब और सर्वम का मतलब लोग। यहाँ समाज की व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि समाज की व्यवस्था होते ही उसमें प्रतिस्पर्धा होगी। ये समाज, वो समाज। हम लोक की बात करने वाले लोग थे। ये भारत लोक की बात करता था, पिठ की बात करता था वेद में।
यहाँ पर लोक की व्यवस्था, यहाँ समाज शब्द कहीं था नहीं। समाज ये पश्चिम से आयातित शब्द है, सोसाइटी, और वहाँ आपस में प्रतिस्पर्धा होती है, भेदात्मक राजनीति होती है। लेकिन उसको हमारे परिवार की जो व्यवस्था थी कि परिवार से लोक बनेगा, लोक से राष्ट्र की निर्माण हो, ये हमारी भावना थी। अब परिवार को तोड़ने का कुचक्र चल रहा है और मैं देखता हूं सारे धर्माचार्य, आर्य समाज के लोग सब मौन हैं, इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। यहाँ दयानंद की स्तुति करने से कुछ नहीं होने वाला है। दयानंद के विचारों को लेकर आपको सड़क पर उतरना पड़ेगा। आप ये देखिए कि माननीय अदालत, न्यायालय, वहां से परिवार तोड़ा जा रहा है और वहां पर ये स्त्री स्वाधीनता के नाम पर जो निर्णय दिया गया वो परिवार तोड़ने की व्यवस्था है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक बार कहीं बाहर किसी मीटिंग में थे और उनकी भी किसी से दूसरी शादी हुई, तो उनकी वो जो दूसरी पत्नी है उनको बताती है, संदेश देती है कि माई चिल्ड्रेन, माने उसके भी बच्चे थे शादी से पहले, किसी दूसरे के साथ थी और वहाँ वो बच्चे थे। और उसके बाद बर्नार्ड शॉ से शादी हुई, फिर बच्चे हुए। बर्नार्ड शॉ की भी पहली पत्नी से बच्चे थे, तो उसने कहा माई चिल्ड्रेन एंड योर चिल्ड्रेन ग्वेरलिंग विद आवर चिल्ड्रेन कम सोन, माने मेरे बच्चे, तुम्हारे बच्चे हमारे बच्चों से लड़ रहे हैं। क्या भारत में वो व्यवस्था होने जा रही है न्यायालय के आदेश के मुताबिक? इस पर सोचना पड़ेगा। सारा तार किया जा रहा है, आपके परिवार सिस्टम को खत्म किया जा रहा है सारी व्यवस्था में, और केवल वर्डिक्ट होती है हिंदुओं के ऊपर, केवल इस सनातनियों के ऊपर, केवल इन वैदिकों के ऊपर केवल वर्डिक्ट हो सकती है। वहां वर्डिक्ट नहीं होती है। वहां कहा जाता है उनका धर्म देखेंगे तब हम निर्णय करेंगे। यहां पर वर्डिक्ट हो जाती है, इतनी लिबर्टी है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से हम अपने ही त्योहारों का मजाक उड़ाया करते हैं। एक बार उनका जरा मजाक उड़ा कर देखिए, फिर पता चल जाएगा कि मजाक किसे कहते हैं। हम इतने कमजोर अपाहिज है, हम इतने पराश्रित हो गए, हमारा माइंडसेट इतना गड़बड़ हो गया है। ये माइंडसेट बदलने की जरूरत। वेद में तो बहुत अच्छी बातें लिखी गई, शिक्षा क्या है, प्रज्ञा क्या है, मेधा क्या है, स्व क्या है, ये सारे पर बात की गई है। वयम राष्ट्रम जाग्र्याम पुरोहिता, और मैं एक पुरोहित के रूप में, एक आचार्य के रूप में आह्वान करता हूं, कॉलेज के बाउंड्री और यूनिवर्सिटी के बाउंड्री से आचार्यों को निकलना पड़ेगा। अगर वो आचार्य हैं और अगर वो कर्मचारी हैं तो कर्मचारी बने रहें। हमें आचार्यों की आवश्यकता है जो इस देश को नेतृत्व दे सके। एक आचार्य ने नेतृत्व दिया था और आचार्यों की आहुति की आवश्यकता है, तब जाकर ये ऐसे नहीं होगा। ये सम्मेलनों में बोलने से कहीं से सिस्टम नहीं बदलने वाला, लॉ नहीं बदलने वाला है, क्योंकि जो पार्लियामेंट में बैठे हैं उनको भी अधिकार नहीं है कि कानून बदल दें, संविधान बदल दें। संविधान की कुछ धाराओं को बदलने से कुछ नहीं होने वाला। मेन इश्यूज जो है उसको बदलना पड़ेगा। इस देश की तो अपनी भाषा भी नहीं है। ये तो गूंगा देश है। आप खाली अभिमान करते रहें कि हिंदी राष्ट्रभाषा है। हिंदी अभी तक राष्ट्रभाषा नहीं हुई है और हिंदी अभी तक राजभाषा नहीं है। राजनाथ सिखाए हुए हैं, आप पूछ लीजिए, हिंदी अभी तक राज्य भाषा नहीं बनी है, क्योंकि संविधान में जो संशोधन किया गया इंदिरा जी के जमाने में, उसमें ये कह दिया गया है कि अगर एक भी राज्य हिंदी के विरोध में होंगे तो ये राजभाषा नहीं बन सकती है। और आप ये बताइए कि मिजोरम, जहाँ की स्क्रिप्ट जो है वो रोमन इंग्लिश है, और तमिलनाडु के रहते हुए हिंदी राजभाषा कैसी होगी? हम मनाते रहे कि हिंदी राजभाषा है। संवैधानिक रूप से आप आरटीआई करके पूछ लीजिए, हिंदी राज्य भाषा नहीं है। दूसरी आपको एक बात बताएं, आज इतवार है, आज संडे है, और मैंने ये प्रधानमंत्री को लिखा भी है, आज संडे है फॉर यू पीपुल, बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड बेटर देन, बिकॉज वी आर ऑन द फिनिश्ड लाइन।
आज संडे है और संडे के दिन छुट्टी होती है, अवकाश होता है। संडे के दिन छुट्टी होती है और छुट्टी के लिए 1948 में लेबर एक्ट बना था और उसमें यह तय किया गया था कि सप्ताह में एक दिन अवकाश दिया जाएगा, लेकिन यह निर्धारित नहीं किया गया कि किस दिन अवकाश दिया जाएगा। आप आरटीआई से पूछ सकते हैं। अंग्रेज इतवार के दिन चर्च जाते थे, वो भी उन्होंने भी ऑर्डर नहीं निकाला। पूरे ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने में कोई गैजेट नहीं है कि संडे विल बी हॉलिडे, संडे छुट्टी का दिन होगा, क्योंकि मालिक लोग थे वो चर्च जाते थे, इसलिए दफ्तर बंद रहा करता था। आज तक नहीं है और 70 साल हो गया किसी सरकार ने की हिम्मत नहीं पड़ी कि उसको बदल के कोई और दिन कर दे। हम तो सूर्य के देश के रहने वाले हैं। अरुण यह मधुमय देश हमारा, ये जयशंकर प्रसाद ने कहा था। हम तो सूर्योदय के देश के रहने वाले हैं और सूर्य से ही ये सौर मंडल पूरा चलता है, ब्रह्मांड चलता है। तो उस सूर्य के दिन, जिस दिन सूर्य से ब्रह्मांड का गतिमान होता है, उस सूर्य के दिन हम अवकाश मना रहे हैं, पूरा उल्टा कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कोई अन्य दिन भी रखना चाहिए या यही रख दो, इस पर ऑर्डर कर दो। अभी तक आदेश नहीं हुआ। ये हमारे ऊपर पश्चिम का प्रभाव है और हमारी सांधी व्यवस्था उसको चला रही है। इसके बाद आप अपेक्षा करते हैं कि यहाँ राष्ट्र खड़ा हो पाएगा? यहाँ राष्ट्र नहीं खड़ा हो पाएगा। तो इन सारी बातों को हमें लेके चलना पड़ेगा और तब जाकर हमें सोचना पड़ेगा कि ये राष्ट्र कहाँ है, हमारा राष्ट्र कहाँ है। क्योंकि राष्ट्र तो आम लोगों का होता है, सत्ता का राष्ट्र नहीं होता, उसका राज्य होता है। और उस राज्य व्यवस्था में राष्ट्र के लोग प्रताड़ित होते रहते हैं और यही हो रहा है। ऐसा होगा नहीं है, हो रहा है। तो पिछले 150-200 वर्षों से यही चीज हो रही है। कम से कम मुगलिया सल्तनत में, चाहे कुछ भी कहिए आप लोग, मुगलिया सल्तनत में ये चीज नहीं होती थी। मुगल ने अगर आपके साथ, इस्लामिक रूलर ने अगर आपके साथ कुछ भी किया है तो उन्होंने आपके शरीर पर वार किया है, आपके मंदिरों को तोड़ा है, आपके शरीर को चोट पहुंचाया है, आपको इस्लामीकरण किया है, लेकिन आपकी आत्मा पर उन्होंने चोट नहीं पहुंचाई। अंग्रेजी शासन में आपकी आत्मा पर प्रहार हुआ। आपको न हिंदू रहने दिया गया और न उनको मुसलमान रहने दिया। मैं मुस्लिम बांग्लादेश में मैं बोल रहा था कि आप लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं, मुसल्लम ईमान है आपके पास, और आप जब लाइफ बॉय के साबुन से नहाते हैं तो वो सूअर की चर्बी से बनी होती है। कोई भी साबुन ऐसा नहीं है जो सूअर की चर्बी ना हो। उसका जो लेपर है उसमें देखिए 85% लिखा होता है, एनिमल ट्रैक फैट, और सूअर नहीं लिखते हैं। तो जब आप वो जानवर जो आपके लिए कुत्ता है, उससे आप जब नहाते हैं तो मुसलमान कहाँ रह गए? और उसी प्रकार जब आप कॉलगेट और पेप्सोडेंट करते हैं तो आप हिंदू कहाँ रह गए? क्योंकि गाय की चर्बी से वो बनता है। तो आपको तो कहीं का नहीं रहने दिया। ये सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, इस पर बड़े सारे रिसर्च आ गए, सब कुछ हो गया है, हम नहीं समझते हैं। और हमारे जो वेद में तो बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, हम क्या अनुपालन कर रहे हैं? प्रश्न यहाँ है कि हम उसका अनुपालन कर रहे हैं क्या? हम दयानंद सरस्वती की बातों को मान रहे हैं? हम अपने दैनिक दिनचर्या में उसका अनुपालन कर रहे हैं? यहाँ पर आकर हम बहुत बड़ी बड़ी बात कह जाए, बहुत सारे बड़े मंत्र कह जाए, आ ब्राह्मण ब्रह्मणे वयम राष्ट्रम जाग्र्याम पुरोहिता, बहुत सारे मंत्र हैं। मेरे पास तो बहुत सारी चीजें हैं और मैं समझता हूँ, मैंने आपको एक छोटी सी बात कह देता हूँ इन आचार्यों के लिए, आपके लिए नहीं। और गुप्ता जी आप जरा ध्यान रखिएगा, अरे सॉरी गुप्त जी, क्योंकि गुप्ता में तो स्त्रीलिंग हो जाता, तो गुप्त हैं आप। और गुप्त इसलिए हैं कि ब्राह्मण और क्षत्रिय, ब्राह्मण ज्ञान देता था, क्षत्रिय रक्षा करता था। तो ब्राह्मण का मतलब पंडित नहीं, ब्राह्मण का मतलब वो जो ज्ञान दे, जो शिक्षक हो, ज्ञान देना, और वो क्षत्रिय जो है जो कि राष्ट्र की रक्षा करता था। तो उन दोनों, क्योंकि
क्षत्रिय की रक्षा करना और ब्राह्मण का ज्ञान। ज्ञान से मन परिष्कार होता था और रक्षा से क्षत्रिय द्वारा शरीर सुरक्षित रहता था। इन दोनों के मध्य जो गुप्त रूप से रहता था उसे गुप्त कहा गया। बनिया गुप्त रूप से रहता था, इसलिए अमुक गोत्रो उत्पन्नम अमुक गुप्तः ये कहा जाता है। तो ये इसलिए की व्यवस्था है। तो मैं आपसे कहता हूं, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं और बहुत गंभीरता से इसको सुन लीजिएगा और आप लोग भी इसका अनुपालन करेंगे तो आप ये देखेंगे कि एज ए साइंटिस्ट मैं बोल रहा हूं, वो ये है कि हमारे यहाँ एक मंत्र है जिसको इस संस्कृत के विद्वान बहुत बोलते हैं लेकिन उसका अर्थ नहीं जानते। हमारे साथ विडंबना यह है कि संस्कृत के विद्वान इतने अर्थ वो मंत्र बोलते हैं, अर्थ उसका बिल्कुल नहीं जानते। एक मंत्र है स्वस्तिनः इंद्र वृधश्रवा स्वस्तिनः पूखा विश्ववेदा स्वस्तिनः स्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्तिनः बृहस्पतिर्दधा। ये जो मंत्र है ये स्वस्ति मंत्र है। कहने दो, नहीं जरूर। ये जो मंत्र है ये स्वस्ति मंत्र है और स्वस्ति मंत्र ये है, हवा से इसमें आवाज आएगी फिर नहीं बोलता। स्वस्ति जो है राष्ट्र के लिए कुछ कष्ट भी सही, ऐसा नहीं बगैर कष्ट के। कंफर्ट जोन में रहोगे तो फिर नहीं लड़ पाओगे, फिर तो एयर कंडीशन में रहो। मैं जमीन पर सोता हूं। तो स्वस्तिना इंद्र वृधश्रवा चित्रा नक्षत्र स्वस्तिना पूखा विश्ववेदा स्वस्तिना अस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्तिनः बृहस्पतिर्दधातु। ये पूरा सौर्य मंडल या पूरा ब्रह्मांड जो है ये 360 डिग्री का है कि नहीं। जब भी परिमंडल होगा 360 डिग्री का, 360 डिग्री को आप अगर 4 से डिवाइड करें, क्योंकि यहाँ 4 ही मंत्र है, तो 360 को 4 से डिवाइड करेंगे, अगर भाग देंगे तो 90 आएगा। तो 90 डिग्री का 4 कोष्ठ बन जाएगा। तो 90 डिग्री का मतलब है एकदम सीधा लीनियर। तो एक यूं बन गया, एक यूं बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? हाँ, ये 90 हो गया, ये 90, एक वर्टिकल एक हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल ये हो गया, वर्टिकल ये हो गया। जब ये 90 डिग्री का बन गया तो वो स्वस्ति का निशान भी हो गया कि नहीं हो गया? अब आप ये देखिए कि हमारे यहाँ जो गुरुकुल में एडमिशन होता था, वो गुरुकुल का एडमिशन जो है वो श्रवण पूर्णिमा के दिन होता था, जिसमें उपाकर्म हम लोग करते थे। तो श्रवण पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जो है वो श्रवण नक्षत्र में होता है और जिस समय श्रवण पूर्णिमा होती है उस समय सूर्य दक्षिणायन होता है। ये पृथ्वी है, सूर्य दक्षिणायन है, इसके मतलब सूर्य दक्षिण के तरफ है, पृथ्वी उत्तर की तरफ है, सूर्य से भी उत्तर, और उससे उत्तर चंद्रमा है और उससे भी उत्तर जो है वो श्रवण नक्षत्र है। तो ये उत्तर और दक्षिण का ट्रायंगुलर जो शुरू होता है, स्वस्तिना इंद्र वृषभ स्वस्तिना पूखा विश्ववेदा स्वस्तिना अस्तारक्षो अरिष्टनेमि, वो श्रवण नक्षत्र है और नीचे जो है पुष्य नक्षत्र है। स्वस्तिना बृहस्पतिर्दधातु, पुष्य बृहस्पति का है। तो ये 6 महीना उसका और 6 महीना उसका होता है। तो जब आप पूरब की तरफ, हमारे यहाँ जो कक्षाएं चलती थी और आज भी आप जब पूजा पाठ करते हैं तो आप पूर्वाभिमुख होकर बैठते हैं कि नहीं बैठते? बताइए, पूर्वाभिमुख होकर बैठते हैं। तो जब हम पूर्वाभिमुख होकर बैठेंगे तो हमारा बायां हिस्सा उत्तर होगा, तो हम यूं बैठेंगे तो बायां हिस्सा उत्तर होगा, दाहिना हाथ जो है दक्षिण होगा और पीछे वाला पश्चिम होगा, सामने पूरब होगा। ठीक। तो जब हम पूर्वाभिमुख होकर बैठेंगे तो ये जो बायां मस्तिष्क है ये उत्तर की तरफ होगा और बायां मस्तिष्क जो है वो डेक्स्टर्टी इन स्पीच, माने आपके बोलने की क्षमता,
आपके मनन करने की क्षमता, आपके सोचने की क्षमता, आपकी मेधा की क्षमता, ये सारा बाएं तरफ होता है, दाहिने तरफ नहीं होता। बायोलॉजिकली आप लोग देख लीजिए, ये सब बाएं में है। तो जब आप बाएं तरफ रहेंगे और बाएं तरफ ही स्वर्ण हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन में उस समय क्लाइमेटिक कंडीशन है, तो सारा श्रत हो रहा है वो उत्तर से आ रहा है, और उत्तर का जो बाया आपका जो मस्तिष्क है वो उससे प्रभावित हो रहा है। उस समय जब बच्चा पढ़ेगा तो वो अध्यापकों की सारी चीज को हृदयंगम कर लेगा, और उस समय जब इम्तिहान होगा तो उसका नंबर भी अच्छा आएगा। अब आपका इम्तिहान मार्च महीने में लिया जाता है, जिस समय उत्तर और दक्षिण वाला खेल नहीं होता है, उस समय पूरब और पश्चिम वाला खेल होता है। तो बताइए क्या होगा, क्या सिस्टम। उस समय माइंड की डलनेस होती है जिस समय एग्जामिनेशन लिया जाता है। खैर आज तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 चैप्टर पढ़ लिए, फाइनल एग्जामिनेशन दे दिए। हमारे ज़माने में तो 2200 के पेपर होते थे तो उस समय प्रॉब्लम होती थी। आज तो 3 चैप्टर पढ़ लिए, उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो आज तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सेमेस्टर सिस्टम है, उसमें करना है आपको। दूसरे सेमेस्टर सिस्टम की बहुत सारी बातें हैं, इस तरह की बहुत सारी बातें मैं कहना चाहता हूँ। तो कम से कम गुप्ता जी, आप अपने यहाँ जो क्लासरूम है वहाँ पर जो लड़के बैठते हैं, कम से कम इस 6 महीने तक पूर्वाभिमुख होकर बैठवा दीजिए। कम से कम उनको कुछ ज्ञान आ जाए, तब तो समझूंगा कि कुछ वैदिक हो रहा है। वैदिक तो होता नहीं, बातें वैदिक की बहुत होती हैं और बहुत बात कर जाते हैं। वेद के अनुरूप कम से कम सीटिंग पोस्चर ही हो जाए तो कम से कम उनकी मेधा बढ़ जाएगी, ये ब्रिलियंट हो जाएंगे। इनको ब्रिलियंट बनने से मत रोकिए, इतना कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने दिया समय। बहुत कुछ बोलना था, बहुत कुछ बोलना चाह रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपने बुलाया, आपका, सत्यकाम जी का, सुरेश शर्मा जी का, सबका, और हमारा जो अरे संचालक इधर आ जाओ, दूसरे को देना है, और सबको, और आप सब बैठे इतने गंभीरता से सुन रहे हैं, आप सबको मेरा बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन। राष्ट्र के लिए खड़े होना है। आप दोषी नहीं हैं, दोषी हम हैं कि हमने आपको ठीक ज्ञान नहीं दिया। आप मेरी बात सुनकर आज से अपने आप को बदल दीजिए और इसको देखिए, राष्ट्र निर्माण आपको करना है और आपके अंदर वो चाहता है। हम लोगों से कुछ नहीं होगा, ये हम लोग तो ये भरे हुए गिलास है, इसमें डालोगे इनको कुछ नहीं फर्क पड़ता। शिक्षक को शिक्षित नहीं किया जा सकता, वो भरा हुआ है, डालोगे बाहर गिर जाएगा। आपसे कुछ अपेक्षा है, कृपा करके आप लोग करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर का बड़ा ही ओजपूर्ण और बड़ा ही प्रभावशाली और हम सभी को प्रेरणा देने वाला वक्तव्य रहा है। हम सभी आपके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे और आपने जिन जिन बातों को बताया है उन सब का अनुसरण करेंगे, और हमारे जो राष्ट्र है उस राष्ट्र को समृद्ध बनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यदि राष्ट्र है तो हम हैं, राष्ट्र है तो हम हैं, नहीं तो हम नहीं रह पाएंगे। हमने देखा है किस प्रकार से सर ने बताया, सभी बातें हुई हैं, डॉक्टर श्रीवत्स सर ने भी बताया, बहुत आक्रमण भी हुए हैं। तो राष्ट्र सुरक्षित होना ज़रूरी है, तभी हम सब सुरक्षित रह पाएंगे। मुझे एक पंक्ति याद आ रही है संस्कृत की, जागृहीत्वं भारतीय, जागृहीत्वं भारतीय प्रभातं समुपस्थितम्। तो सबसे पहले जो राष्ट्र है उसकी संकल्पना सबसे पहले है और उसी का सुरक्षित रहना जरूरी है। और अब मैं हमारे जो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ा ही अच्छा वक्त हमारे सामने प्रस्तुत किया। मैं अब हमारे जो प्राचार्य सर हैं उनको बुलाना चाहूँगा। उससे पहले मैं हमारे कोर्स के जो प्राचार्य सर हैं वो हमेशा उन्नति में लगे रहते हैं और हमें प्रेरणा देते रहते हैं और हमारे हर तरीके से मार्गदर्शन करते रहते हैं। इस पूरी संगोष्ठी में सर ने हमें हमेशा हर प्रकार के कार्यों में पूरा सहयोग किया है, चाहे पुस्तक का प्रकाशन हो, चाहे लोगों का आमंत्रण हो, निमंत्रण हो, लेटर बनवाने में, हर प्रकार से। मतलब मैं क्या क्या बताऊं, समय कम है, तो सर को मैं आमंत्रित करता हूं और वो आए।
सर्टिफिकेट दे रहे हैं, सर के हाथों से लेना चाहती है, बड़ा ही आग्रह है, तो कृपया निवेदन करूंगा कि सर के हाथों से सर्टिफिकेट इनको प्रदान किया जाए। ये यूएसए